नमस्कार। आखिरी चरण में अब 57 सीटें बाकी रह गई हैं और आखिरी चरण आते आते नरेंद्र मोदी की भाषा जिस तरीके से बदलती जा रही है वो बहुत कुछ कह रहा है। आखिरी चरण आते आते नरेंद्र मोदी ने मंच से तेजस्वी यादव को जेल भेजने की धमकी तक दे डाली है। तो अब सवाल बहुत सारे हैं कि क्या एजेंसियां नरेंद्र मोदी की मर्जी से चलती हैं? नरेंद्र मोदी तय करते हैं कि किसको छोड़ना है किसको रखना है? सवाल बहुत सारे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम समाज ने कैसे नरेंद्र मोदी को अकेले मैदान में लड़ने के लिए, हारने के लिए छोड़ दिया है, इस पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरी चरण आते आते नरेंद्र मोदी की भाषा एकदम से बदल गई है सर। अचानक नरेंद्र मोदी ये कहने लगे कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वालों को जेल भेजा जाएगा चुनाव के बाद। अब आखिरी चरण आते आते नरेंद्र मोदी जो खुद को परमात्मा कहते हैं, भगवान का अवतार कहते हैं, दूत कहते हैं, अब उनकी भाषा आ गई है कि वो धमकी देने लगे। मुझे तो मैं भी देखिए, मैं सनातन धर्म में विश्वास रखता हूँ और मैं आस्तिक हूँ। मैं मेरे भगवान से जरूर पूछूंगा कि भगवान, क्या हमारे धरती पे इतने पाप बढ़ गए हैं कि तूने ऐसे दूत को भेजा? क्योंकि डायरेक्ट भेजा है, जन्म नहीं हुआ इनके, अजन्मे हैं ये। इन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, सीधा परमात्मा ने भेजा। तो मैं बोलता था कि थोड़ी सी भाषा ठीक कर ठाक करके भेजते। मंगलसूत्र से लेके मुजरे तक ये जो चला है मामला, ये बौखलाहट की सिवा कुछ नहीं है। अपने आप को भगवान का अवतार कहना। एक जगह उन्होंने कहा कि मैं अविनाशी हूं, वो भी इंटरव्यू मैंने देखा। अविनाशी कौन है? अविनाशी ये शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? भगवान शिव के लिए। भगवान शिव को छोड़ के इस देश, मतलब पूरे ब्रह्मांड में कोई अविनाशी नहीं है। सबका नाश होना है, समय आता है। भगवान का अवतार लेने वाले लोग भी, चाहे श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो। आपने कभी सोचा था कि चुनाव मुर्गा, मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस, यहाँ तक तो चलिए था कि नेताओं की भाषा होती है, कुछ कुछ कह देते हैं, लेकिन अब सीधे मुजरा पर आ गए हैं प्रधानमंत्री। और मुजरा तो छोड़िए, आखिरी चरण आने वाला है, धमकी दे रहे हैं सर, चुनाव धमकी पर आ गया है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आखिरी चुनाव तक ये रक्त रंजित भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। रक्त रंजित भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन भगवान की कृपा रही, छठवां फेज भी निपट गया। अब सातवां फेज है। हम वही प्रार्थना करते कि सातवां फेज भी निकल जाए। देखिए प्रज्ञा जी, ये चुनाव जनता लड़ रही है, विपक्ष तो बेनिफिशियरी है। जनता तमाम चुनाव लड़ रही है अपने इश्यूज को लेके। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की अपनी समस्या है, उद्योगों की अपनी समस्या है, व्यापारियों की अपनी समस्या है। एक सेक्टर बताइए मुझे जहां समस्या नहीं। लेकिन समस्या है तो कहेंगे किसको? उस समस्या को शब्द देने वालों को ये गद्दार कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, धर्म के विरोधी कहते हैं। तो ऐसे में कोई सामने नहीं आता। पत्रकारिता भी लोग लगातार मुजरा कर रहे हैं, मतलब गोदी बन गए हैं, या डर के मारे, या ब्लैकमेल होने की वजह से, या कुछ भी कारण हो, लेकिन धर्म तो नहीं निभा रहे हैं। जो कुछ छोटे बड़े लोग धर्म निभा रहे हैं, उनको लेके पूरी जनता भी चिंतित है। जब आपके कार्यक्रम के नीचे आप देखिए कमेंट, लोग कहते हैं कि हमको चिंता हो रही है। आपकी चिंता क्यों हो रही है जनता को? हमारी किस बात का भय है, किस बात का डर है? पूरा देश एक आतंक के साए में है। कभी कोई गदा चला देता है हनुमान जी की, कभी कोई बुलडोजर चलाने की बात करता है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुझे हिंदू मुसलमान नहीं करना है। यदि मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं। फिर प्रधानमंत्री जी किस मुंह से बोलते हैं कि बहुसंख्यकों को छोड़ के अल्पसंख्यकों की सरकारें बनेगी? बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक क्या है? मूर्ख समझते आप जनता को। आप बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कहते हैं। जिनके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं घुसपैठियों को संपत्ति दी जाएगी, फिर बाद में कहते कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं, मैंने हिंदुओं को कहा। गरीब हिंदुओं को, यदि रईस हिंदुओं के पैसे चले जाते हैं तो इसमें तो अच्छा एक क्रांति होगी भाई। फिर कांग्रेस क्या गलत कर रही है? कुछ बदलाव क्या तो दिखाई क्या दे रहा मोदी जी है। को डर है कि अडानी अंबानी का पैसा गरीबों में जाएगा? ये डर है
इसलिए उनका खिलाफत कर रही है। ये सवाल यदि पूछे तो फिर मिर्ची लग जाती है। सर बदलाव तो है, कुछ तो बदलाव है और कुछ तो अंडर करंट है जो इतनी तड़प दिखाई दे रही है। अच्छा, एक सवाल ये भी है सर कि सेना अध्यक्ष का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, चुनाव के बीचों बीच तमाम मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक तरफ चरण दर चरण हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की भाषा गिर रही है, और दूसरी तरफ सेना अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ गया है। सर क्या कहेंगे आप, इसको कैसे देख रहे हैं? मैं हमेशा कहता था कि प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज और प्रधानमंत्री जी की भाषा, it is directly proportionate to the defeat which he is looking at. प्रधानमंत्री की भाषा और बॉडी लैंग्वेज सीधा संबंध रखती है उस पराजय को जो उनको आंखों के सामने दिख रही है। पराजय होगी ये बात गले नहीं उतर रही। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है, मैंने कहा ना, बुझता हुआ दिया बहुत जबरदस्त फड़फड़ा रहा है। ये वो फड़फड़ाहट है कि आप मंगलसूत्र से शुरू हो गए और मुजरे तक आ गए। ये फड़फड़ाहट है कि आप जेल में भेजने की धमकी कर दे रहे हो। किसको धमकी दे रहे हो आप? जो जेल में लोग हैं उनका क्या बिगाड़ लिया आपने? जिन लोगों को जेल में डाला वो जमानत पे बाहर आ जाते तो क्या कर लिया आपने? ईडी ने कितने लोगों को सजाएं दी? पिछले 10 साल में कितने भ्रष्टाचारियों को ईडी के चलते सजा हुई? प्रधानमंत्री आंकड़ा देंगे? इनकम टैक्स सीबीआई के चलते सजा कितने लोगों को 10 साल में दी गई? सरकार आंकड़ा देंगे? क्योंकि आपकी ईडी नपुंसक बन चुकी है। 2016 में ईडी ने जो जांच शुरू की थी अडानी के खिलाफ कोयला इंपोर्ट में, आज 2024 में वो जांच आगे खिसकी नहीं। सर एक चीज और भी है कि इनको शराब कांड में दिल्ली में बहुत जल्दीबाजी है। इनको डर क्या ये भी है कि अगर ये सत्ता में नहीं आते हैं तो जो भी नई सरकार आएगी वो जो है कई जांचें बिठा देगी, तमाम अखबारों में सिर्फ जांच की ही खबरें चल रही होंगी। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर खतरों का बादल मंडरा रहा है, क्या ये बात है क्या सर? ये एक कहावत है प्रज्ञा जी हिंदी में, सत्ता जाने से बड़ा डर ये दिखाई दे रहा है। नहीं, वही बुढ़िया मरने का डर नहीं है, मौत ने घर देख लिया इस वजह से टेंशन है। इन्हें अब सत्ता जाने का डर से ज्यादा सत्ता में रहते हुए जो कुकर्म किए, जो रास्ते खोल के दिए कुकर्मों के, उसी रास्ते पे आने वाली सरकारी चलेगी। वैसा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का यूज होगा। तो सेना अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने से क्या मतलब है? क्योंकि चुनाव में तो सेना का कोई लेना देना नहीं होता है सर। एग्जैक्टली, सेना का मैंने कभी नहीं देखा कि कैबिनेट कमेटी या कैबिनेट कभी अप्रूव नहीं करती कि आर्मी का हेड कौन होगा। ये आर्मी की यहाँ सीनियरिटी की वजह से होता है। जो सीनियर होता है वो होता है। यदि सीनियर 2 होंगे तो उसमें वो आर्मी का अंदरूनी मामला है। पहली बार मैंने देखा कि जनरल मानेकशॉ का एक्सटेंशन हुआ था, लेकिन बांग्लादेश युद्ध के बाद इंदिरा गांधी जी ने खुश होकर कहा था कि एक्सटेंशन दीजिए। और एक आध एक्सटेंशन का केस है, लेकिन उसमें कुछ काम था। या चुनाव की वजह से एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं? और ये कैबिनेट कैसा एक्सटेंशन दे सकती है? क्या इनको नैतिक अधिकार है जब लोकसभा भंग हो गई है? इसको आप कैसे आप केयर टेकर सरकार हो। इसके मायने बताइएगा सर। हाँ, इसके मायने बताता हूं। क्या आने वाले समय में, मैं बार बार बताता हूं कि 2 तरह की से स्थिति हो सकती है। या तो 230, 235, 240 पे अटकने पर बीजेपी के अंदरूनी विद्रोह हो सकता है। इन दोनों गुजरातियों की जगह कोई तीसरी नई लीडरशिप आ सकती है, और क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी रहेगी, तो ऐसे में क्या कोई नया एनडीए का गठबंधन हो सकता है? नया नेतृत्व कोई और अपने मित्र पक्ष अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि जो अटल जी के समय एनडीए का कुनबा है वो फिर से जीवित हो सकता है यदि कोई दूसरा इंसान आ जाए जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से अलग हो, तो सरकार बन जाएगी। और यदि बीजेपी में विद्रोह ही नहीं हुआ, बीजेपी में आवाज ही नहीं उठाई, क्या 230, 240 पे नरेंद्र मोदी जी जब राष्ट्रपति बुलाएंगे तो शपथ लेंगे? जब शपथ लेंगे तो फिर आपको बहुमत सिद्ध करना होगा। 1 महीने का टाइम होगा। 1 महीने में बहुत हाथ पैर मारेंगे, लेकिन फिर इंडिया गठबंधन भी लामा बंद हो गया कि किसी को बिल्कुल निकलने नहीं देना है। अब मजा देखनी है, क्योंकि इनकी सरकार गिरनी है।
ऐसे में वॉइस वोट से सरकार जितवा कर, क्योंकि पीठासीन अधिकारी इन्हीं का रहेगा। चंडीगढ़ का मेयर का जैसा मामला हुआ वैसा तो कुछ करने का बात नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा कुछ हुआ तो फिर इस देश में अनरेस्ट होगा। जो मैं बात बता रहा हूं अनरेस्ट होने की, ये मैं डरा गद्दी नहीं न रहा हूं, छोड़ने की तैयारियां चल रही हैं। मैं वही कह रहा हूं। और ये जो मैं वक्तव्य दे रहा हूं अशोक वानखड़े, इसका प्रज्ञा जी आपका या आपके चैनल का कोई लेना देना नहीं। जो मैं बोल रहा हूं इसकी वैयक्तिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं। यदि अल्पमत की सरकार पे बने रहना है और यदि सिविल अनरेस्ट हुआ तो फिर आपको उसको हैंडल करने के लिए आर्मी की जरूरत पड़ेगी। क्या आपको ऐसा आर्मी चीफ चाहिए जिससे आपका अच्छा संबंध है? फिर मैं कहता हूं, आदरणीय मनोज पांडे जी ने बहुत अच्छा अपना रोल अदा किया। वो जब आर्मी के चीफ थे तो इस देश की सीना हमेशा ऊंचा रखा, सर ऊंचा रखा। उनके आज तक के किए कामों के लिए मैं सैल्यूट करता हूं, मैं सराहना करता हूं। रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी बहुत अच्छी रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं मेरे देश के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे गर्व करता हूं। वो आज भी गैर राजनीतिक है और राजनीति को घुसने नहीं देते। लेकिन ऐसा उसमें राजनीति प्रवेश करने लगे तो सवाल उठाना मेरा काम है और मैं सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि चुनाव चल रहे हैं, मैं ये समझता कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध की धमकी दी जा रही है। चाइना के साथ कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसे क्रूशियल पीरियड में हम नहीं बदल सकते। लेकिन सर्वसामान्य स्थिति है, कोई बॉर्डर पे कहीं टेंशन नहीं। ऐसे में और दूसरी बात है, यदि बॉर्डर पे टेंशन होती तो चुनाव ही नहीं होते। चुनाव सामान्य स्थिति में हो जाते हैं, असामान्य स्थिति हो तो चुनाव भी नहीं होते। यदि चुनाव हो रहे मतलब सामान्य स्थिति है। ऐसे सामान्य चलते यदि एक आर्मी चीफ रिटायर्ड हो जाता है तो दूसरा आर्मी चीफ आता है। और ऐसा नहीं कि कोई बाहर से कोई रिक्रूट करना पड़ता है यूपीएससी से, वहां सीनियरिटी है। इवन हमारे यहाँ जो सीडीएस जो होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों में से जो सीनियर होता है वो होता है। क्योंकि आर्मी में आधे आधे घंटे की ज्वाइनिंग की सीनियरिटी भी मानी जाती है। इसलिए मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारे फौज के ऊपर अपेक्षा नहीं ले रहा हूं। मुझे गर्व है, मुझे इनकी मनीषा पे डर है। कहीं पहली बार हुआ है सरकार कि सरकार की मंशा पर, सरकार के मनीषा पे, खासकर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के, और खासकर ये जब उन्होंने कहा कि भाई अभी 1 महीने का एक्सटेंशन देते कि समय नहीं, वो 1 महीने का क्या डर है? नए यदि आर्मी के अध्यक्ष आ जाते, 1 महीने में क्या हो जाएगा सर? क्योंकि मैं वही कह रहा हूं, और विस्तार से समझाइए। मैं वही कह रहा हूं, 1 महीने में क्या हो सकता, मैंने वही तो कहा। क्या अल्पमत में ये सरकार बनाएंगे? और अल्पमत में सरकार बनने पे यदि देश में, मैंने इसी पे आया मैं, क्योंकि जब मैं ये आशंका जाहिर करता हूं कि देश में अनरेस्ट होगा, सिविल अनरेस्ट होगा, तो ये कहना भी कल ये आरोप लग सकते हैं कि आप लोगों को भड़का रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये व्यक्तिगत रूप से मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। इसमें उल्टा चश्मा या प्रज्ञा जी का कोई राहत नहीं। लेकिन ये आशंका मेरी इसलिए है क्योंकि मैं चुनाव देख रहा हूं, ये चुनाव जनता लड़ रही है, विपक्ष नहीं लड़ रहा है चुनाव, जनता लड़ रही है। जिनके अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, जहां गाड़ियां मिल नहीं रही है, पुलिस प्रताड़ित कर रही है, ऐसा होते हुए भी लाखों के तादाद में यदि लोग रैली के लिए आ रहे हैं तो लोग अपने खर्चे से आ रहे हैं, अपने बलबूते पे आ रहे हैं। इसको कहते हैं कि चुनाव लोग खुद लड़ रहे हैं। जब लोग चुनाव खुद लड़ रहे हैं तो फिर ऐसे में जब लोग देखेंगे कि चुनाव में हमने पूर्ण बहुमत नहीं देने के बाद भी यदि ये जबरदस्ती सत्ता में बना रहता है तो फिर अनरेस्ट होता है। तो क्या वो अनरेस्ट को दबाने के लिए आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस चाहिए? इसलिए आपने सोचा कि 1 महीना एक्सटेंशन दे दूंगा, क्योंकि आर्मी चीफ ऑलरेडी उनको जानते हैं, आर्मी चीफ का स्वभाव वो जानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आर्मी चीफ उनको साथ देंगे, हो सकता है कि मनोज पांडे कह देंगे कि आर्मी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन चांस लेने में कोई चांस नहीं छोड़ते। ये भी आपने देख लिया, हर जगह चांस लेते हैं ये।
आखिरी दम तक इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा आपने, आखिरी दम तक ये लड़ते रहे कि गोपनीयता जरूरी है। जब गोपनीयता आ गई तो क्या हो गया भैया? जब ये सब खत्म हो गया तो क्या हो गया? क्या क्या बचा? कि देश ने क्या खोया? सिर्फ एक नग्न सत्य सामने आया कि आप कितने भ्रष्ट हैं। आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से कैसे वसूली करवाते हैं कारपोरेट सेक्टर से, सर इतना इलेक्टोरल बड़ा बॉन्ड के इनका नाम से। प्रचार तंत्र, इतनी बड़ी गोदी मीडिया, इतने बड़े बड़े ये दावे करते हैं, हर एजेंसी का इस्तेमाल बखूबी करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और हम देख भी रहे हैं किस तरीके से मुंह एक ही विपक्ष की तरफ घुमा हुआ है तमाम एजेंसियों का। तो आपको क्या क्या डर क्या है? क्या ये सत्ता खोने के डर से भी बहुत बड़ा डर है? नरेंद्र मोदी इतना ज्यादा बौखलाए हुए हैं, ये आखिरी चरण आ गया है, आखिरी चरण से पहले पहले इतनी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। देखिए, सत्ता खोने का डर नहीं है, सत्ता में आना जाना तो चलता रहता है। हाँ। लेकिन सत्ता में रहते इन्होंने जितने कुकर्म किए उसका हिसाब देना होगा। ये सारी फाइलें खुलेगी। जैसा इन्होंने सीबीआई, अच्छा सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये हिज मास्टर्स वॉइस है। बिल्कुल है। कल यदि इंडिया गठबंधन की सरकार खुदा न खास्ता आ गई हम्म तो यही ईडी का डायरेक्टर है, वो प्रधानमंत्री को मिलने जाएगा डोजियर लेके कि ये सर अमित शाह जी का है, ये उनके बेटे का है, ये फला का है, ये फला का है, ये अडानी का है, इनको कब उठाना है बताइए, जैसा आप आदेश करें तुरंत उठा लेंगे। ये हमारी पॉलिटिक्स अब देश की तमिलनाडु मोड़ पे जा रही है। तमिलनाडु में डीएमके आते सी एआईडीएमके के नेताओं को घर से उठा उठा के घसीट के पुलिस लेके जाती है, और एआईडीएमके आती तो वो डीएमके के नेताओं को घसीट के लेके जाती है डंडे मारते हुए। उसी मोड़ पे अब देश की पॉलिटिक्स गई है। अब कोई भी सरकार आए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का जब यूज करेगी और ये सारा नग्न सत्य बाहर आ जाएगा, पैगासस बाहर आ जाएगा, राफेल बाहर आ जाएगा, अडानी जी के मामले बाहर आ जाएंगे, कितने अडानी जी के प्रोटेक्ट करते हुए क्या क्या कर दिया आपने, कैसे कानूनों को बदला, कैसे फाइलें बाहर निकल आई जाएंगी। इसलिए तो बीच बीच में आग लग जा रही है दिल्ली में, मंत्रालय में, इस बिल्डिंग में आग, उस बिल्डिंग में आग, डॉक्यूमेंट जलाने का प्रयास हो रहा है। ये आग तभी क्यों लगती है जब चुनाव के नतीजे आने होते हैं। अक्सर होता है, हमने कई जगह देखा। सर आखिरी चरण आते आते आप ये चुनाव किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? चुनाव खत्म हो गया प्रज्ञा जी। आखिरी चरण में 57 की 57 सीटें भी बीजेपी को मिली तो भी अब सरकार बचना मुश्किल है। जितना डैमेज पहले छेड़ उसमें हो गया है, इसमें मुझे अभी ये मात्र चुनाव पूर्ण करने की एक फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। इन 57 सीटों पे भी चुनाव हो जाए, लेकिन इन 57 में ऐसा कुछ नहीं है कि आखिरी 3 बॉल में 6 रन वाली बात ही नहीं है। चुनाव निपट चुका है। ये जितने ताकत के साथ बोलते हैं कि हमको 200-300 पार कर गए हम, उतनी ही ताकत के साथ जनता कह रही है कि 300 नहीं, आप 200 बड़े मुश्किल से पार कर रहे हैं। सर कॉन्फिडेंस तो इनका हिला हुआ है, जिस तरीके से विपक्ष उग्र होकर चुनाव लड़ रहा है वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी का हिला हुआ है। इसीलिए इनकी भाषा भी बता रही है कि बहुत देखिए खौफ में कई विपरीत चीजें हो गई। इन्होंने आनंद फानन में मंदिर अधूरा होते हुए भी रामलला की प्रतिष्ठा की, क्योंकि उनको राम को कैश करना था, वो कैश नहीं कर पाए, नहीं हो पाया। इनके पास कैश करने के लिए और कुछ बचा नहीं था। ये पुलवामा टाइप कुछ कर नहीं पाए, तड़का दे नहीं पाए। फिर एक कांग्रेस का घोषणा पत्र को लेके मुसलमान मुसलमान करते रहे, हिंदू मुसलमान करते रहे, वो नहीं हुआ, उनको बैक ट्रैक होना पड़ा। फिर ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? जिन्होंने नौकरी के लिए जमीन दी, अरे कम से कम जमीन लेके नौकरी तो दी। महाराष्ट्र में क्या हुआ, 70,000 करोड़ रुपए खा गए और इरिगेशन का काम भी नहीं हुआ, किसानों की आत्महत्या बढ़ गई। तो जिसके ऊपर किसानों की हत्या का आरोप लग के मुकदमे चलने चाहिए थे, वो आज उप मुख्यमंत्री है वहां पे। जिसको आप जेल भेज रहे थे, बड़े बड़े रैलियों में दावे कर रहे थे, उसको आपने उप मुख्यमंत्री बनाया। किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करेंगे आप? जनता समझती नहीं है। सर एक चीज सारे तो भ्रष्ट इनके पास बैठे हैं। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, इनको तो इन्होंने साफ सफाई अभियान चलाया, इनका तो डिटॉक्सिकेशन हुआ। बिल्कुल सारे भ्रष्ट लोग इकट्ठा करके मोदी जी अपने साथ ले गए। एक भ्रष्टाचारी नेताओं का प्रकोष्ठ खुला है बीजेपी में।
और सबके दाग धुल गए। धुले कहां से है? भ्रष्टाचारियों के दाग थोड़ी धुलते हैं, व्यभिचारियों के दाग थोड़ी धुलते हैं। लेकिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन के बाद तमाम एजेंसियां ने तो साच इनको, मतलब अरे इनको धंधा लगता छोड़ है, दिया। इनको लगता है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल बारी इनकी है। सही बात है सर। एक चीज और और उसी बताइएगा, बारिश, क्या उसी से डर हमारे रहे हैं। देश, सर हमारे देश के मुसलमानों ने क्या मंदिर मुद्दे पर तमाम शोभा यात्राओं में हुड़दंग पर चुप रह करके भी नरेंद्र मोदी को डेंट दिया है? किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने देखिए, नहीं आई, क्योंकि इस जहर तो देश लगातार उगला गया, प्रवोक इस बहुत किया देश गया। इस देश का मुसलमान बार बार ये सोच रहा था कि अभी तक क्या किया। इन्होंने मुसलमानों को गाली दी, मुसलमानों ने इनको गाली दी। जैसे इनको गाली पड़ती है मुसलमानों द्वारा, नेताओं द्वारा, ये तुरंत हिंदुओं को बोलते कि देखो तुम्हारे नेता को गाली दे रहा है, हिंदू एक हो। इस बार ये मुसलमानों को गाली देते रहे और मुसलमान चुप रहता रहा। चुप रहो। इनका फ्रस्ट्रेशन ये है कि इनका गेम प्लान साइन नहीं हुआ। राम यात्रा निकली, कहीं दंगे नहीं हुए, उनको बड़ा बुरा लगा। मुसलमानों ने दंगे नहीं किए। ये जो बोलते हैं, डराते हैं मुसलमानों से, वो डर ही मुसलमानों ने बताया हमसे काहे को डरना, आप हमारी माँ बहन कर रहे हैं फिर भी हम चुप हैं। इस वजह से इनको लगा कि ये तो डाउन फेल हो गया। तवा गरम किया और मुसलमानों को डाला, वो तवा से छिटा नहीं आ रहा है। इसलिए फ्रस्ट्रेशन होके फिर कभी बोलते परिवारवाद, परिवारवाद बोला तो फिर पता पड़ा इनके पास बहुत है। ऐसा कोई आरोप नहीं है अब ये किसी पे कर पाए, क्योंकि ये उसमें गले तक फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ फंसे हुए हैं, परिवारवाद वाले के साथ फंसे हुए हैं। आपको परिवारवाद से इतना परेशानी है तो फिर आपको बिहार में पासवान का परिवार क्यों चाहिए? किस कारण से चाहिए? सर बिहार से आ गया, नीतीश कुमार ने तो कह दिया है मोदी जी जो है मुख्यमंत्री बनने चाहिए, प्रधानमंत्री तो वो हाई है। इस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, अभी तो देखिए, अब मुझे कई बार नीतीश कुमार का कोई केमिकल लोचा हो गया कि वो जानबूझ के मजे ले के कह रहे, ये भी समझ में नहीं आता। क्योंकि 4 तारीख के बाद फिर नीतीश कुमार पलटा खाएंगे ऐसे सब लोग कह रहे हैं। वो बीजेपी को रास्ते पे ले आएंगे बिहार में और फिर ताली बजाते हुए बोलेंगे तुमने मुझे लाया, मैंने तुम्हें लाया, हिसाब बराबर। सवाल ये है कि क्या जो हार की बात हम कह रहे हैं या आप कह रहे हैं, ये हार की बात वो स्वयं एक्सेप्ट कर चुके हैं। इसीलिए मोदी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो हार रहे हैं, आप ही कह रहे हैं। इसीलिए पार्लियामेंट की सेक्रेटरी बदली। भाई कल कैपिटल हिल में ट्रंप हारने के बाद भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। अमेरिका में लोगों ने घुस के ट्रंप को बाहर निकाला, तो कल ये भी हारने के बाद निकलने को तैयार नहीं होगी तो लोग घुसेंगे इसके डर से नई सिक्योरिटी लगाई पार्लियामेंट में। उसकी मॉक ड्रिल हो रही है। फिर इनको डर है कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई हमला नहीं बोल दे, इसलिए जेड सिक्योरिटी दी है। अब तक कितने चुनाव आयुक्तों को जेड सिक्योरिटी मिली? अरे सेशन साहब जिन्होंने सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों को परेशान किया और चुनाव आयोग क्या है इसकी औकात दिखा दी सबको, उनको तक जेड सिक्योरिटी नहीं थी, जेड प्लस। राजीव कुमार ने क्या ऐसा तीर मार दिया, मतलब समाज के लिए कितनी घात। पाकिस्तान, पंजाब और कौन से आतंकी इस पे हमला करने वाले हैं। लेकिन राजीव कुमार के जो कुकर्म है चुनाव आयोग के, उसका जवाब पूछने पब्लिक घुस जाए तो उसको लिए जेड सिक्योरिटी दी है। और फिर अभी ये कहीं ज्यादा सिविल अनरेस्ट होगा तो फिर आर्मी को उतारा जाएगा। सिविल अनरेस्ट को जरा एक बार सर विस्तार से समझाइएगा। देखिए ये क्या परिस्थिति है, देश को समझना जरूरी है सर। देखिए, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो सिख समाज टारगेट पे आ गया। हाँ। दिल्ली में, कानपुर में और उसके बाद इंदौर शहर में। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तब रिपोर्टिंग था। हाँ। फ्री प्रेस जर्नल इंदौर में, हमने आंखों से देखा ही। जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जब लोग ही रास्ते पूरा, जब इंदौर शहर उतर गया सरदारों के खिलाफ, तो पुलिस में इतनी ताकत नहीं थी कि वो बचा ले। फिर आर्मी को परेड करनी पड़ी इंदौर के रास्तों पे। और महू कैंटोनमेंट एरिया है, जब वहां से यूनिट आके इंदौर में गश्त लगाने लगा तब जाके ये दंगे कंट्रोल में आए। ऐसा ही अनरेस्ट पूरे देश में हुआ कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट होते हुए भी ये सत्ता में क्यों बैठे। और मैंने कहा ये चुनाव लोगों ने लड़ा है।
लोग रास्ते पे आ गए तो उनको कंट्रोल कौन करेगा? फिर ये बुलडोजर, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस ये किसी काम की नहीं है, फिर यूपी पुलिस। फिर ऐसे में आपको आर्मी का ही साथ लेना होगा। यदि ऐसा कुछ होगा तो ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि हमारी आर्मी, मैं आर्मी से इसलिए थोड़ा सा मेरे रिलेशन है। प्रज्ञा जी, मैं सैनिक स्कूल सतारा का विद्यार्थी हूँ। मेरे बैच के कई लोग एनडीए में जाकर आज बड़े अधिकारी, मेरा एक क्लासमेट, बैचमेट मेरा सहपाठी, वो मेजर जनरल होकर रिटायर्ड हुआ अभी। बहुत सारे लोग ब्रिगेडियर होकर रिटायर्ड हो गए हैं। मैं आर्मी से 5वीं से 12वीं तक मैंने वही घुट्टी पी है। मेरे स्पाइन में कोई प्रॉब्लम आई थी, स्पाइना बाइफिडा एलवीएस 5, इसकी वजह से मैं आर्मी नहीं जा पाया। नहीं तो मैं 62nd कोर्स में क्लियर हो गया था, और मेरिट था। तो कुल मिलाकर आर्मी वालों के लिए वो सबसे बुरा दिन होता है जब वो अपने ही लोगों के खिलाफ रास्ते पे उतरते हैं। सर, सेना का राजनीतिकरण अगर हो जाए तो ये तो देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और बहुत ही घातक है। मैंने यही कहा, आर्मी का चीफ को आर्मी पे छोड़ दीजिए। उनका अपना प्रोटोकॉल है, उनकी अपनी सीनियरिटी जूनियरिटी होती है। आर्मी में आधा घंटा ज्वाइनिंग की सीनियरिटी होती है। तो आपको उसमें उतरना नहीं चाहिए था। देखिए, मुझे मतलब मैं आज भी कहता हूँ, मुझे गर्व है मेरे आर्मी पे, मेरे गर्व है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे, मुझे मेरे फोर्सेस पे बहुत गर्व है। मुझे मनोज पांडे पे भी गर्व है कि जब तक वो सैन्य के चीफ रहे, आर्मी के चीफ रहे, पाकिस्तान और चाइना की हिम्मत नहीं हुई इधर उधर देखने की, और पूरा कंट्रोल में रखा उन्होंने। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने गर्व करने लायक ही काम किए हैं, इसलिए मैंने उनको साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया, सैल्यूट करता हूं। उनके बचे हुए जिंदगी में अच्छा स्वास्थ्य रहे और देश की सेवा करते रहे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। लेकिन होता क्या था प्रज्ञा जी, गुंडों का ऐसा ही उपयोग नेताओं ने किया और धीरे धीरे गुंडे नेता बन गए। यदि आप आर्मी का जरा भी पॉलिटिकल उपयोग करना चाहते हैं तो क्या आने वाले समय में पाकिस्तान जैसा आर्मी ने टेक ओवर किया तो फिर आपको आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आर्मी के भरोसे आप देश चलाओगे तो फिर आर्मी क्यों नहीं चलाएगी? फिर आप जैसे, आपके जैसे लोगों के, आपका क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं, देश को गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया आपने देश का, आपकी जरूरत क्या है फिर? लेकिन ये सौभाग्य है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इतना बड़ा देश होने के बावजूद जनरल मानेकशॉ के समय इंदिरा जी ने पूछा था मानेकशॉ से कि मैंने सुना तुम नाराज हो, तुम कू कर दोगे? उन्होंने हंस के कहा कि आपको डर मेरे से क्या? आर्मी का काम ही नहीं है राजनीति और देश चलाना। बिल्कुल। वी आर हियर टू सिक्योर द बॉर्डर्स, यू टेक केयर ऑफ योर पॉलिटिक्स। अच्छा सर, अब चर्चा का समय तो पूरा हो गया है। आखिरी सवाल आपसे यही है, क्या लगता है मोदी रहेंगे या जाएंगे? आज देश का सबसे बड़ा सवाल यही है सर, इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मोदी जी इतने इजीली नहीं जाएंगे, इसका यही जवाब है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक वानखेड़े सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।